हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुकुल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं 336-54 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ, यहाँ तक 2 के 3rd तक। ठीक है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3rd से सोल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15, 21। 3rd से करते हैं क्वेश्चन सोल्व। सॉल्यूशन नंबर 3rd, एलसीएम एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का। 12, 15, 21 का करने का तरीका बिल्कुल सेम वही है जो मैंने पहले बताया। अलग अलग इनके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेंगे पहले फाइंड। 2 छकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 के फैक्टर कर लेंगे, 5 तिया 15, 3 एकम 3। 21 के कर लेंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले एचसीएफ लिख लेंगे। एचसीएफ कैसे निकलेगा, ऐसा फैक्टर जो सब में हो कॉमन, वही एचसीएफ कहलाता है। और कोई होगा तो वो भी लिख देंगे मल्टीप्लाई में, पर इसमें 3 ही है बस, तो 3 आंसर इसका। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी फैक्टर किस में ज़्यादा बार आया वो लिखेंगे। 2 की पावर 2, 2 ज़्यादा बार इसी में आया। 3 ज़्यादा बार किस में आया, सब में बराबर बराबर आया, तो किसी एक का ही लिखेंगे। 5 ज़्यादा बार किस में आया, एक बार इसमें। और 7 ज़्यादा बार किस में आया, इसमें। लिखने सारे फैक्टर हैं और कम वाले को इग्नोर करना जो किसी की तुलना में कम हो। जैसे कि देखो 3 सब में एक बार था, एक बार ही लिखा। 2 की पावर 2, 4। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 सत्ते 105। 4 पंजे 20 की 0, 4 एकम 4, 420। इसका क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम। तो एचसीएफ भी हमने निकाल दिया और इसका एलसीएम भी हमने फाइंड कर लिया इजीली। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3rd का, ये फर्स्ट था ना, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3rd का सेकंड देख सकते हो आप यहाँ पर। 3rd के सेकंड में क्या बोला, 17, 23, 29। अच्छा क्वेश्चन है 17, 23, 29, क्योंकि अपने आप में सब प्राइम नंबर है ना। तो देखो जब अपने आप में सब प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से नहीं कटेंगे। 17 तो 17 से ही कटेगा 1 बार, 23, 23 से ही कटेगा 1 बार, और ऐसे ही 29 भी किससे कटेगा, 29 से ही कटेगा। ठीक है, अपने आप में ही जब सब प्राइम नंबर आई हैं तो इन सब का एचसीएफ क्या होगा, 1, क्योंकि 1 तो सबकी गुणा में हो ही सके। जब कुछ भी कॉमन फैक्टर ना आए तो एचसीएफ कितना होगा, 1, क्योंकि 1 को 1 से तो काट ही सके हर बार। देखो ठीक है, जब कुछ भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो एचसीएफ 1 लिखना। और एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम तो सबकी गुणा करके ही आ जाएगा। 17, 23, 29, एक बार है ये सब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो बस इनकी गुणा कर लेते हैं और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले करते हैं 23 और 17 की। यहाँ पे देखो 7 से 21 का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। 23 और 17 कर लेते हैं। 7 से 21 का 1 हासिल के 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 एकम 23। 391, 391 की कर लेते हैं 29 से। 9 एकम 9, 9 में 81 का 1 हासिल के 8, 9 तिया 27। 27 और 8 कितने हो गए यहाँ पे, 35। 27 और 8 कितने हो गए, 35। 2 एकम 2, 2 नंबर 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9, 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 11 339, 11 339। इसका एलसीएम में चेक कर लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं। 1.2 देखो एनसीईआरटी से मैच करा देता हूँ आंसर। इसका कहाँ पे है, देखो ये 11 339 एचसीएफ 1। ठीक है, बिल्कुल 11 339 और एचसीएफ कितना हो गया, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसका। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, 8 9 25। 8 9 25 का ये है यहाँ पे 3rd का 3rd क्वेश्चन। 8 9 25 का भी ऐसे ही निकलेगा, बस अलग अलग पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 के कैसे करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, अब तीनों में देखेंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो कुछ भी कॉमन फैक्टर होगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो देखो 8 के फैक्टर में 3 नहीं है, इसमें 3 है और उसमें भी नहीं है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो सब में कॉमन हो। ठीक है, ऐसा कोई भी फैक्टर तो इसमें नहीं है।
तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1। मैंने पहले बोला जब भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा ना तुम्हें तो एचसीएफ कितना लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। एचसीएफ कितना लिखेंगे 1। और एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, ज़्यादा बार वाला लिखना होता है। तो 2 मैक्सिमम बार इसमें ही है, 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें ही है, 2 बार है, 5 ज़्यादा बार उसमें है। बस इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और 5 5 जो 25। ठीक है, 25 नंबर 225, 8 5 40 की 0 हासिल की 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल की 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1800 एलसीएम, 1800 इसका एलसीएम। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया एलसीएम 1800 और यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया उसका 1। तो हमने 3 क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए तीसरे क्वेश्चन के। अब करते हैं फोर्थ एनसीईआरटी का। फोर्थ क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका। 306 657 का एचसीएफ दे रखा 9 और एलसीएम निकालना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना। 306 657 दो संख्याएं हैं कोई जिनका हमें एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ इनका 9 दे रखा और हमें बोला कि एलसीएम फाइंड करना इन्हीं संख्याओं का हमें। तो बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने पहले भी आपको। देखो एलसीएम निकालने के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है ये दो संख्याएं हैं ए और बी और इनका एचसीएफ हमें 9 दे रखा। एक फॉर्मूला है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये वेरीफाइड फॉर्मूला है एक, जो कि ये बताता है कि जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके और उनके जो आंसर आएंगे एलसीएम एचसीएफ के उनकी मल्टीप्लाई करके हमेशा बराबर आता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए का मान कितना है 306, बी का मान कितना 657, मतलब दोनों संख्याएं दे रखी। एचसीएफ कितना है 9, तो एलसीएम नहीं निकल जाएगा बताओ। इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम के मल्टीप्लाई में 9 है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। जो उधर गुना में होगा इधर कैसे आएगा वो बटे में। तो इसको बटे में ला के इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस। देखो 9 से काट दो, 9 तिया 27, 3 इधर गए, 9 चौक 36। तो बस 657 की और इसकी यहाँ पे 34 की गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से 28 का 8 हासिल के 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल के 2, 4 से 24 और 2 26, 3 से 21 का 1 हासिल के 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 4 18 1 19, 8 3 7 6 13 का 3 हासिल 1, 22 338। एलसीएम आप चेक कर सकते हो इसका कितना आंसर आ गया 22,338 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, हमें ये जांच करनी है। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी सोल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे है 6 है या 5 है अभी। ठीक है, तो 6 की पावर n हमें चेक करना कि n की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या नेचुरल नंबर में जो कि इसको शून्य पर समाप्त कर दे, मतलब इसे सोल्व करके लास्ट की डिजिट क्या आ जाए 0। तो देखो वो तभी पॉसिबल है जब इस 6 के फैक्टर जो होंगे ना वो 2 की पावर m और 5 की पावर n इस टाइप से आएंगे इसके फैक्टर। 2 और 5 में अगर किसी के फैक्टर आएंगे तभी तो उसकी आखिरी डिजिट 0 हो सकती है। आप ये सोचो, देखो यहाँ पे जितने भी 0 वाली डिजिट होती है ना उसके फैक्टर 5 में तो होते ही हैं पक्का। 2 और 5 उसमें आना चाहिए और कम से कम 5 तो आना ही चाहिए। लेकिन 6 को आप देखो, 6 को इसमें 5 तो बिल्कुल भी नहीं आने का इसके फैक्टर में। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ऐसी n की कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। मैं कुछ वैल्यू आपको रख के दिखा देता हूँ। देखो नेचुरल नंबर यही तो होते हैं, तो इनमें से कोई वैल्यू रख के देखो, ये 0 पे समाप्त होने का मतलब ही नहीं बैठेगा बिल्कुल भी। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है जो कि हमें क्या करे यहाँ पे 0 दे दे इसकी लास्ट यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होने का अगर हम उसके इस तरह से फैक्टर करेंगे। देखो यहाँ पे अब 6 की पावर 3 जैसे मैंने करा यहाँ पे 36 है, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो वही आ गया 6 से 36 का 6 हासिल के 3, 6 18 और 3 21 2 16। तो देखो आखिरी की डिजिट 0 तो आ ही नहीं रही किसी में भी, आप कुछ भी नंबर रख के देख लो चाहे। ठीक है, तो इसमें बस हमें यही बताना था। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13
और ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा क्यों, तो बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे से इन्होंने ये पूछा कि जो संख्या दी इन्होंने 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इधर दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट में दे रखा है इन्होंने 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, अभी बता देंगे कि ये दोनों भाज्य संख्याएं कैसे हैं। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी ना किसी से कट जाए। ठीक है, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो किसी ना किसी संख्या से कट जाए। अब देखते हैं, अगर देखो यहाँ पे जैसे 15 है, 15 किसी संख्या से कट रही, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसके फैक्टर हो पा रहे तभी तो कट रही है। ठीक है, तो देखो अगर मैं कुछ भी इसमें से कॉमन लेके दिखा दूँ तो ये भाज्य संख्या मानी जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी संख्या से कट जाएगी ये। देखो ध्यान से समझना, इसमें यहाँ पे 13 कॉमन है। देखो यहाँ पे देखो प्लस से इधर भी 13 है कहीं ना कहीं ये रहा, और इधर भी है। तो अगर मैं 13 कॉमन ले लूँगा क्या बचेगा यहाँ पे 7 × 11 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि इंटू में 1 तो लिख ही सकते हैं किसी के भी। तो जब 13 ही कॉमन आ गया तो किसी ना किसी से तो कट जाएगी, 13 से ही कट जाएगी, तो अपने आप में प्राइम नंबर तो नहीं हुआ, इसलिए कंपोजिट नंबर हुआ। 11 से तो 77 प्लस 1 तो 13 और 78। देखो अपने आप में ये प्राइम नंबर नहीं था, क्योंकि ये 13 से कट रहा। देखो अगर किसी के बाहर गुना में 13 आ गया तो ये 13 से तो कट ही जाएगा। अगर मैं इसके बटे में 13 लिखूँ तो 13 से 13 नहीं कट जाएगा, तो पूरी संख्या ये भाज्य संख्या ही होगी, अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला था भाज्य संख्या क्यों होगी, क्योंकि कॉमन आ रहा। अगर कॉमन ना आए तो भाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे 17 लिखूँ तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भाज्य संख्या मानी जाएगी, जबकि इसमें 13 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या मानी जाएगी। ठीक है, अगर कुछ कॉमन आ जाता है ना तो भाज्य संख्या मानी जाती है। आप इसे देखो ध्यान से, इसमें से देखो यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 कॉमन है। देखो सब में यहाँ पे भी 5 है और वहाँ पे तो 5 है ही, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुना 6, 5 के अलावा सारी संख्या लिख दो बस। वहाँ पे क्या बचेगा, गुना में 1 तो ही सकता है, 1 बचेगा। तो देखो इसमें भी 5 कॉमन आ गया, अंदर चाहे कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं। 7 × 42, 4 × 12, 4 × 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। देखो अंदर वाले को सोल्व करने का तो मतलब ही नहीं बैठता। जब भारी 5 आ गया तो अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये 5 से कट जाएगी आराम से, तो ये भाज्य संख्या हुई। भाज्य संख्या माने जो किसी से कट जाए, जबकि भाज्य संख्या होती तो इसका कॉमन ही ना निकलता। ठीक है, तो यही प्रूफ है इसका कि ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लें कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसके चक्कर लगा रहे वो दोनों ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोनों अगर चक्कर लगा रहे कितने समय बाद पुनः वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो गिवन वैल्यू होंगी ना क्वेश्चन में, आपको उनका एलसीएम निकालना होगा। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा कि उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लो, आपको रिक्वायर्ड आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 12 और 18 का एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। देखो सॉल्यूशन नंबर 7, एलसीएम निकालने के रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। एलसीएम क्या होगा इसका, देखो ध्यान से एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज़्यादा बार किस में आया, 2, इसमें 2 की पावर 2 इंटू 3 ज़्यादा बार किस में आया, इसमें 3 की पावर 2। तो एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 चौक 36। तो दोनों वो क्या होंगे कि कितने समय बाद, 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिल जाएंगे जिस स्थान से वो चले थे। इतने मिनट मतलब अलग अलग स्थान से चले थे, लेकिन एक साथ कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और इसके क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर कमेंट भी कीजिए इस वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।